नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं आरओ एआरओ प्रीलिम्स वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इसमें 7000 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन भी आपको कराया जा रहा है, जिसके के थ्रू आप अपने एंटायर सिलेबस को 3 बार कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। एंटायर सिलेबस का यहाँ पर आपको सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी सारे टेस्ट की। 4000 प्रश्नों का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि 3000 क्वेश्चंस दिए गए हैं विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन इन पीडीएफ। और बाय क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके वो बायलिंगुअल रहेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे। अगर इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इन 2 व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो टेस्ट लिख कर सेंड कर दीजिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी से हाथी गुम्फा के रूप में वर्णित शिलालेख में किस साम्राज्य का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का, सुकना साम्राज्य का या फिर नंद साम्राज्य का। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो ये कहाँ से मिला है? ये उदयगिरी से मिला है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे कलिंग राजा खारवेल से। ठीक है, अब बोला गया है जो कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें किस साम्राज्य के बारे में लिखा है? तो ए बी सी डी में से बता दीजिए जल्दी से आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है नंद साम्राज्य। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। इस शिलालेख में खारवेल की जैन छवि को वापस लाने के लिए भी संदर्भित है, जो नंद साम्राज्य द्वारा लिया गया था। ठीक है, उसको वापस लाया गया था, इसका उल्लेख है। तो वहां पर नंद साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस शिलालेख में नंद साम्राज्य की भौगोलिक सीमा का भी उल्लेख है। तो यहाँ पर नंद साम्राज्य के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो कि इसी से रिलेटेड है। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया किसके द्वारा लिखा गया है हाथी गुम्फा अभिलेख, तो कलिंग राजा खारवेल द्वारा। जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल कलिंग के राजा द्वारा लिखा गया है। हाथी गुफाओं को हाथी गुफा के रूप में भी जाना जाता है। हाथी गुम्फा गुफाओं को हाथी गुफा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाथी गुम्फा शिलालेख में 17 पंक्तियां शामिल है, जो उदयगिरी पहाड़ियों के दक्षिण की ओर एक प्राकृतिक गुफा हाथी गुम्फा के ओवरहैंगिंग ब्रो पर गहरे कटे हुए ब्राह्मी अक्षरों में है। यह शिलालेख खारवेल की जैन छवि को वापस लाने के लिए भी संदर्भित है, जो नंद साम्राज्य द्वारा लिया गया था। क्लियर हो गई क्लास चीजें यहाँ पर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए, एक और प्रश्न हाथी गुम्फा शिलालेख से है, उसको भी हम देखते हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित कारणों से जाना जाता है। किन कारणों से जाना जाता है? चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बौद्ध स्तूप दिया गया है, जैन मूर्ति दी गई है, फिर राजा खारवेल दिया गया है, फिर उसके बाद आपको दिया गया है बौद्ध विहार और अग्रहार। तो यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख किस चीज के लिए फेमस है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पर जैन मूर्ति के बारे में और राजा खारवेल के बारे में। राजा खारवेल ने इसको लिखा है, तो इन दोनों चीजों के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 जो है वो आपका सही उत्तर है। बी और सी सही है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया क्लास, सारी चीजें याद रखिएगा। अच्छा, इस अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आने वाली परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन जाए। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना जरूरी है। अच्छा क्लास,
अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, जल्दी से आपको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हाथी गुम्फा शिलालेख हो गया, आपने बता दिया कलिंग राजा खारवेल। इसी तरीके से जूनागढ़ अभिलेख की बात होती है, जूनागढ़ अभिलेख की। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है? रुद्र दामन से, याद रखिएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से और नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया, ये किससे रिलेटेड है? गौतमी बालश्री से, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति की जब हम बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। और ऐहोल अभिलेख की बात करते हैं हम तो वो किससे रिलेटेड है? जल्दी बता दो। वो आपका रिलेटेड है पुलकेशिन द्वितीय से। चलिए, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्लास, परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए। मिशन की सिफारिश थी कि संघीय विषयों और अपशिष्ट शक्तियों के अलावा अन्य सभी विषय ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निहित हो। मतलब फेडरल सब्जेक्ट और रेसिडुअल पावर जो है उनको छोड़कर और सारी जितने भी पावर्स हैं और सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो उनकी शक्ति किसके पास हो? प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, जो आप भारत में जो प्रोविंस हैं, जो प्रांत है, उनके में निहित हो। दूसरा आपको दिया गया है मिशन ने केंद्र में तत्काल अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया। और आखिरी आपको दिया गया है इसने केंद्र के तहत सभी भारतीय क्षेत्रों का एक बहुत ही ढीला ढाला संघ का प्रस्ताव दिया जो केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार को नियंत्रित करता था। तो क्लास आप क्या करिए, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को फिर पढ़िए। प्रश्न आपको ढंग से दिख रहा है ना? जितना मैक्सिमम साइज हो सकता है प्रश्नों का उतना मैक्सिमम फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया है ताकि आप लोग को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो प्रश्न पढ़ने में। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपको रिकमेंडेशन यहाँ पर मेंशन की गई है सारी रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है। इस मिशन ने रिकमेंड किया था कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फेडरल सब्जेक्ट और रेसिडुअल पावर वुड बी वेस्टेड इन द प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। मिशन ने बोला था क्या? प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ इमीडिएट इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर, अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया था तत्काल, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला था? इट प्रपोज्ड अ वेरी लूज यूनियन ऑफ ऑल इंडियन टेरिटरीज अंडर द सेंटर विच वाज टू कंट्रोल ओनली डिफेंस, फॉरेन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर केंद्र के तहत सभी भारतीय क्षेत्रों का एक बहुत ही ढीला ढाला संघ का प्रस्ताव दिया गया था। यहाँ पे जो यूनियन थी उसके पास खाली शक्ति किस चीज को लेकर थी? रक्षा को, विदेश मामलों को और संचार को लेकर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। बायोटिक इंटरैक्शन के संबंध में गलत कथन का पता लगाएं। यहाँ पे बायोटिक इंटरैक्शन की बात की गई है। देखिए असहभोजिता एमेंसिलिज्म की बात की गई है। इसमें क्या होता है? एक स्पीशीज आपका हार्म होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एमेंसिलिज्म में क्या बोला गया है? एक स्पीशीज हार्म हो रहा है, दूसरा आपका अनअफेक्टेड रह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रलिज्म की बात करते हैं। न्यूट्रलिज्म में क्या दिया गया है कि नीदर स्पीशीज हैज एनी नेट बेनिफिट और हार्म, मतलब किसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पैरासिटिज्म की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि एक स्पीशीज आपका बेनिफिट हो रहा है और जो दूसरा है वो उस पर हार्म नहीं हो रहा है, अदर इज नॉट हार्म। चलो फिर उसके बाद प्रिडेशन दिया गया है। प्रिडेशन में क्या दिया गया है कि एक स्पीशीज, वन स्पीशीज बेनिफिट, एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे स्पीशीज को हार्म हो रहा है। तो बताइए यहाँ पर गलती कहां पर है क्लास? जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर गलती कहां पर है। देखिए एमेंसिलिज्म की हम बात करेंगे अगर, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। असहभोजिता में एक प्रजाति को नुकसान और दूसरा अप्रभावित रहता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तटस्थता की बात करेंगे तो किसी भी प्रजाति पर कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं होती है, किसी पर कोई नेट बेनिफिट या हार्म नहीं होता है। परजीवी की बात करेंगे तो एक प्रजाति को लाभ और दूसरे को नुकसान नहीं होता है, ये आपका गलत है। परजीवी में क्या होगा? पैरासिटिज्म में हम बात करेंगे तो एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को हार्म होगा।
आप सुनते हैं ना पैरासाइट की, जब हम बात करते हैं तो पैरासाइट क्या करते हैं, खुद तो बेनिफिट लेते हैं। कहीं किसी जानवर पे अगर कोई पैरासाइट लग गया तो उसका तो खून चूस लेगा, लेकिन उसका तो खून चूस, जिसका खून चूस रहा है उसको तो बेनिफिट, उसको तो लॉस हो रहा है ना, भले अपना खून चूस के अपना पेट भर रहा है। ठीक है, तो एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म होता है। यहाँ पे जो नॉट हार्म लिखा है ना, इस वजह से ये गलत हो गया। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, यहाँ पर देख लीजिए, असहभोजिता में एक निगेटिव मतलब एक को हार्म हो रहा है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तटस्थता में, न्यूट्रलिज्म में दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर जीववाद में मतलब पैरासिटिज्म की बात की जा रही है तो एक प्रजाति को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है। और परभक्षण की बात करेंगे तो यहाँ पर एक को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है। अब परभक्षण में एग्जाम्पल अगर तुम्हें चाहिए तो परभक्षण में प्रेडेटर में क्या है, प्रेडेटर में होगा कि जो शेर है उसने हिरण को मारा, ठीक है, हिरण को मारा, हिरण को मार के खा लिया उसने, तो उसका तो शेर का तो पेट भरा, लेकिन हिरण ने तो अपनी जान खो दी ना, तो वो परभक्षण हो गया। पैरासिटिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे जो स्पीशीज होते हैं उनकी बात करते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं फोर्थ प्रश्न को। मालाबार विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, यह केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा आयोजित एक सशस्त्र विद्रोह था। दूसरा आपको दिया गया है, मोपला काश्तकारों ने हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। तो यहाँ पर जब हम मोपला विद्रोह की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्लास, यहाँ पर दिया गया है जो दोनों ही स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। मालाबार विद्रोह जिसे हम मोपला विद्रोह के रूप में जानते हैं वो कहां पर हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पर मोपला के किराएदारों ने हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये आंदोलन किया था। तो यहाँ पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही उत्तर है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। यहाँ पर देखिए, वैल्यू डेप्रिसिएशन की बात की गई है और डिवैल्यूएशन की बात की गई है, मूल्य ह्रास की बात की गई है, अवमूलन की बात की गई है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मूल्य ह्रास आकी गई विनिमय दर प्रणाली में होता है, जबकि अवमूलन एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में होता है। दूसरा आपको दिया गया है, मूल्य ह्रास निर्यात के पक्ष में है, जबकि अवमूलन निर्यात के पक्ष में नहीं है। तो देखिए क्लास, अक्सर आपने सुना होगा जो चाइना है वो अपने करेंसी को डिवैल्यूएट कर देती है। क्यों डिवैल्यूएट कर देती है? क्योंकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो डिवैल्यूएशन डज नॉट फेवर एक्सपोर्ट, ये तो आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा तो आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं डिवैल्यूएशन का, तो डिवैल्यूएशन जब की जाती है तो मेनली एक्सपोर्ट को, जैसे चाइना करती है अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएट कर देती है दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में, मतलब अपनी वैल्यू को अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझिए सस्ता कर देती है अपनी करेंसी को। ठीक है, तो बाहर की कंट्री जिनकी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है चाइना के कंपैरिजन में, तो वो चाइना से सामान खरीदेंगे क्योंकि उनको कम पैसे में ज्यादा सामान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा तो बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं डिवैल्यूएशन की तो वो एक्सपोर्ट को फेवर करता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर डिवैल्यूएशन अगर इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और डिवैल्यूएशन जो है वो फिक्स्ड रेट सिस्टम में होता है। तो दोनों ही इनकरेक्ट है, डी आपका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है, मूल्य ह्रास है, वो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और डिवैल्यूएशन जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। इसी वजह से पहला वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट था। डेप्रिसिएशन जो है वो फेवर करता है और एक्सपोर्ट को, और डिवैल्यूएशन ये भी एक्सपोर्ट को फेवर करता है। ठीक है, दोनों फेवर करता है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन के बायर्स है उनके लिए सामान खरीदना क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। तभी तो अब आप खुद सोचो, अगर हमको दूसरी कंट्री से हम कोई सामान खरीद रहे हैं और वो सामान हमको महंगा मिलेगा तो हम क्यों खरीदेंगे वहां से, हम अपने देश से ही खरीदेंगे। लेकिन हमारे देश के कंपैरिजन में अगर दूसरे देश में वो सामान सस्ता मिल रहा है, मतलब हमारी, अगर हम कह सकते हैं हमारी करेंसी थोड़ा स्ट्रांग है वहां पे के कंपैरिजन में, जो चीज हमको यहाँ पर 1 रुपए में मिल रही है वहां पर हमको 50 पैसे में मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पर एक दो सामान तो खरीदना नहीं है, हम बड़े बड़े ढेर सारे सामान की बात करें, क्वांटिटी ज्यादा होती है तब हम कहीं से कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर था। अगला हम देखते हैं, कोई भी डाउट होता है क्लास तो क्वेश्चन नंबर बता दिया करिए और डाउट पूछ लिया करिए। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के संगम पर स्थित है? तो चलिए बता दीजिए, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व या फिर पेरियार टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ये आपका कहां पर है? अरावली और विंध्य माउंटेन रेंज के मध्य में, जहां पर ये श्रृंखला मिल रही है, इनका संगम हो रहा है, वहां पर ये स्थित है। यहां पर देख लीजिए, नदियां या उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से भी घिरा हुआ है। ये भी चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब देख लीजिए कुछ टाइगर रिजर्व्स को हम लोग देख लेते हैं, जैसे नागा अर्जुन सागर की जब हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है, नामदाफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कमला अरुणाचल प्रदेश में, पक्के अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, नाम काम जिसका पक्का होता है उसको हम अरुणा नाम से जानते हैं। ठीक है, अरुणा का नाम काम सब पक्का है, सब एकदम जो बोलती वही कट, नाम काम पक्के। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रहेगा। आप असम की बात करेंगे तो मानस नमेरी, ठीक है, मानस नमेरी, ओरंग, काजीरंगा, याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, फिर यहां पर देख लीजिए, बिहार में वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में उदंती, फिर अचनाकर मार्ग कहां पर है? ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में ही इंद्रावती है, परीक्षा में पूछा गया है। पलामू कहां पर है? परीक्षा में पूछा गया है, झारखंड में है। बंदीपुर भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। भद्रा कर्नाटक में, ठीक है, डंडेली कर्नाटक में, नागरहोल कर्नाटक में, याद रखिएगा क्लास, पूछे गए प्रश्न हैं ये सब। बिलगिरी कहां पर है? कर्नाटक में। पेरियार कहां पर है? ये भी पूछा गया, केरला में। ठीक है, परम्बिकुलम ये अभी नहीं पूछा गया, हमको लगता है ये केरल में है। कान्हा मध्य प्रदेश में पूछा गया है, पेंच भी पूछा गया मध्य प्रदेश का, बांधवगढ़ भी पूछा गया, पन्ना भी पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्लास सब। सतपुड़ा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। संजय डुबरी मध्य प्रदेश में। मेलघाट कहां पर है? परीक्षा में पूछा गया, महाराष्ट्र में। टडोबा कहां पर है? महाराष्ट्र में। पेंच कहां पर है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री महाराष्ट्र, ठीक है, नवेगांव महाराष्ट्र, बोर महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए मिजोरम में दाम्पा, उड़ीसा में सिंपलीपाल, ठीक है, सतकोशिया, और राजस्थान में राथम्बोर, सरिस्का, ठीक है, मुकंदरा हिल्स, फिर उसके बाद तमिलनाडु में कलाकड़। तो यहां पर ये जितने भी हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, आपके आरओ एआरओ में यहां से प्रश्न बन सकता है, या फिर आपके यूपी पीसीएस में भी बन सकता है, या फिर आप कोई और भी एग्जाम्स देते हैं, एसएससी सीजीएल, उन सब में भी यहां से प्रश्न बनता है। तो ये सब तो आपको रटा होना चाहिए, मैं कहती हूँ। ठीक है, सत्यमंगलम की बात करेंगे हम तो ये तमिलनाडु में है, तेलंगाना में कावल, ठीक है, अमरावती तेलंगाना में। अब देखिए हमारे यूपी में दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गई, अमनगढ़ हो गया। ठीक है, अमनगढ़ जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही बफर जोन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। ठीक है, यहां पर देखिए उत्तराखंड में कॉर्बेट हो गया, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, बुक्सा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे मेघामलाई की बात करेंगे तमिलनाडु में, रामगढ़ राजस्थान में, गुरु घसीदास नेशनल पार्क ये आपका छत्तीसगढ़ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको एक मिनट दे देती हूँ टाइम, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्लास इसका। यहां से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा।
चलिए 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। तो यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, जब भी हम उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद होता है। ये चीज याद रखिएगा। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो ये आपका गलत हो गया। डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन है वो डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके द्वारा, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। वह सीधे सदन के लिए उत्तरदायी होता है, वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, ठीक है, सदन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपका सही है। तो यहां पर बोला गया है कौन सा करेक्ट है? तो केवल बी आपका करेक्ट है। आप में से कई स्टूडेंट क्लास कह रहे हैं कि मैम सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जब हम मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं ना, तो थोड़ा सा हम वहां पर साइंस भी रिवाइज करते हैं, पॉलिटी भी रिवाइज करते हैं, इन्वायरमेंट भी रिवाइज करते हैं, हिस्ट्री भी रिवाइज करते हैं, जिससे अभी हमने किया। तो हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि कौन से सब्जेक्ट में हमारे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ये इसी को एनालाइज करने के लिए सारे मिक्स्ड क्वेश्चन रखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो आप मुझे बताइए। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स में जो मिक्स्ड क्वेश्चन है ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जहां से आप चाहते हैं मैं क्वेश्चन कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए 8वें प्रश्न को देखिए क्लास। आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पर प्रिमिटिव अर्थ की बात की गई है। प्रिमिटिव अर्थ मतलब जब एकदम स्टार्टिंग की बात की जा रही है तो उसमें कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन, अमोनिया, जलवाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? ए, ठीक है। जब प्रिमिटिव अर्थ आपका एकदम इनिशियल स्टेज पे बात की जा रही तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था, और आज अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है किसके वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। ये आपको पता है ना? तो यहाँ पर याद रखिएगा। देख लीजिए, पृथ्वी का आदिम वातावरण कम या बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण को कम कर रहा था, लेकिन यह वातावरण जल वाष्प, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड मतलब नहीं था, ऑक्सीजन एब्सेंट था, ये बोला गया। लेकिन यह वातावरण जल वाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से समृद्ध था, ठीक है। यहाँ पर सूर्य से पराबैंगनी विकिरण और गामा विकिरण वर्णजनिक के लिए आवश्यक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत थे, और वर्तमान वातावरण की ओजोन परत इन पराबैंगनी और गामा किरणों को अवशोषित करती थी। और समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी पर लाइफ बढ़ी, पेड़ आए, पादप आए, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया गया ऑक्सीजन में। तो ये पेड़ ही तो है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर सारे पेड़ पौधे जो छोटे छोटे हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन सबको खत्म कर दिया जाए तो धीमे धीमे पृथ्वी से ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, इसीलिए बार बार कहा जाता पेड़ लगाओ, ठीक है। चलो 9वां प्रश्न देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात की गई है 1781, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? केवल गवर्नर जनरल द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता का प्रयोग कर किए गए कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई। दूसरा आपको दिया गया प्रांतीय न्यायालयों से संबंधित अपीलों को गवर्नर जनरल की परिषद में दायर की जा सकती थी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही उत्तर है बताइए? एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर बोला गया ओनली एक्शन टेकन बाय द गवर्नर जनरल इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी वेयर एक्सेप्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा आपको दिया गया है कि अपील रिलेटेड टू द प्रोविंशियल कोर्ट वी फाइल्ड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर जो भी अपील होती थी, ठीक है, वो आपके गवर्नर जनरल के काउंसिल में फाइल की जाती थी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। 1781 की बात यहाँ पर हो रही है, याद रखिएगा।
जो भी प्रांतीय न्यायालयों से संबंधित अपीलें होती थी वो कहां पर दायर की जाती थी? गवर्नर जनरल के काउंसिल में, परिषद में, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। ये बिल्कुल सही है। पहला जो आपका दिया गया है स्टेटमेंट वो आपका गलत है। अभी क्यों गलत है हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए व्याख्या में देखिए 1781 के मुख्य प्रावधान में इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद को आधिकारिक क्षमता का प्रयोग कर किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी थी। यहाँ पर आप समझ पाए, यहाँ पर क्या दिया गया था? ओनली एक्शन टेकन बाय द गवर्नर जनरल। यहाँ पर खाली गवर्नर जनरल की बात की गई थी, लेकिन याद रखिएगा गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की जो परिषद था, ठीक है, जो काउंसिल था गवर्नर जनरल की, उसमें जो मेंबर्स थे उनको भी आधिकारिक क्षमता का प्रयोग कर की गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई थी। ठीक है, इसी तरह इसने कंपनी के कर्मचारियों के उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भी छूट दी थी। जो कंपनी के अधिकारी थे, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनको भी छूट प्रदान की गई थी। और प्रश्न में आपको खाली दिया गया था ओनली गवर्नर जनरल। समझ में आ गया क्लास? चलिए अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा रखा गया? तो जल्दी से बता दीजिए। 1934 में संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार किसके द्वारा रखा गया? एम.एन. रॉय, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, एम.जी. गांधी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार जो सबसे पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है क्लास। अच्छा क्लास, अगर कहीं भी लगता है कि मैम बहुत जल्दी उत्तर बता रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोग पॉज कर लिया करिए। कोई भी परेशानी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए। अब देखिए एक आसान सा प्रश्न, नेविक का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया है, तो बता दीजिए जल्दी से। एन मतलब तो नेविगेशन होगा, आप सभी को पता है, और नेविगेशन सब में दिया गया है। वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद देखें हम यहाँ पर विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल, फिर उसके बाद विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, फिर विद इंडियन कोस्टल, विद इंडियन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? नेविक का जो पूरा आपका फुल फॉर्म है वो क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न टेनिस टूर्नामेंट को उनके प्रारंभ होने के वर्ष का काल क्रमबद्ध में सजाए। अच्छा, सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था? फ्रेंच ओपन दिया गया है, विंबलडन दिया गया है, यूएस ओपन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो आप समय लीजिए, ए बी सी डी में से मुझे सही उत्तर बताइए। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो विंबलडन जो है वो आपका कब से शुरू है? ये 1877 से। ठीक है, यूएस ओपन 1881 से, फ्रेंच ओपन 1891 से, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से। तो अब आप अरेंज करिए, तो सबसे पहले विंबलडन है, फिर यूएस है, फिर फ्रेंच है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। वूफा, ठीक है, वूफा याद रखिएगा। वूफा वूफा 2-3 बार बोलेंगे, याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा क्लास। देखिए परीक्षा में अब प्रश्न पूछने का तरीका भी बदल रहा है, तो हो सकता है कभी इस तरीके से प्रश्न पूछ ले। तो वूफा याद आएगा तो याद रहेगा विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलिए अगला हम देखते हैं 13वां प्रश्न। इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से। आराम से एक ऑप्शन को पढ़िए समय लेते हुए। क्या दिया गया है? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की रणनीति अपनाई ताकि फांसीवाद के खिलाफ युद्ध में बाधा न आए। दूसरा दिया गया है सत्याग्रहियों को गांधी ने चुना था। ठीक है, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह वाइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा पेश किए गए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी। तो मुझे जल्दी से इसका करेक्ट उत्तर बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिविजुअल सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले सत्याग्रही कौन थे? यहाँ पे जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। ठीक है, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनको चूज किसने किया था? इन लोगों को गांधी जी ने चूज किया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की रणनीति अपनाई ताकि फांसीवाद के खिलाफ युद्ध में
बाधा ना आए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया गया था तो उस समय ये किसके रिस्पॉन्स में? अगस्त ऑफर के रिस्पॉन्स में। ठीक है, चलिए मानते हैं, ठीक है, उस समय अगस्त ऑफर और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का समय चल रहा है। लेकिन अगस्त ऑफर पेश किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने तो पेश किया नहीं था, तो बचा कौन? लॉर्ड लिलिंथगो। याद रखिएगा गलती कहां पर हुई है? गलती यहां पर हुई है। लॉर्ड इरविन द्वारा इसको पेश नहीं किया गया, इसको लॉर्ड लिलिंथगो द्वारा पेश किया गया है। पहला और दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड क्लास। चलिए 14 प्रश्न अब हम देखते हैं। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? तो जल्दी से बता दो, पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी, किसमें? किसमें? जल्दी से बताओ। अभिधम्म पिटक की बात की गई, लास्ट क्लास में हमने पिटक का डिस्कस किया था, विनय पिटक ना, अभिधम्म पिटक डिस्कस किया था ना क्लास। तो चलिए बताइए, सुत पिटक। तो यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं पहली बौद्ध संगीति की, पहली, ध्यान से सुनिएगा, पहली बौद्ध संगीति की, तो पहली बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सुत पिटक आया। याद रखिएगा, विनय पिटक, सुत पिटक पहली बौद्ध संगीति में आया है। और जब हम अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो अभिधम्म पिटक जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति में आया है। डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, बौद्ध धर्म की पहली संगीति में विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन किया गया। दूसरी संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो स्थविर और महासंगिका में विभाजन हुआ उसका। तीसरी में अभिधम्म पिटक आया और चौथी में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है कि हीनयान और महायान में विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति में। अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगीति में महासंगिका और स्थविर में डिवीजन हुआ था। और फिर प्रथम बौद्ध संगीता में विनय पिटक और सुत पिटक आया था। याद हो गया क्लास? और यहाँ पर देख लीजिएगा ये कहाँ हुआ था? राजा वैशाली को पटाकर कुंडलवन ले गया। ठीक है, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कौन कौन थे? अजातशत्रु था, कालाशोक था, अशोक था और कनिष्क था। यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, ये सब महाकश्यप अध्यक्ष थे, सभाकामी थे, तिस थे और वसुमित्र अश्वघोष थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बंगाल के पाल वंश से संबंधित नहीं है? तो जल्दी से बता दीजिए। महिपाल, न्यायपाल, मदनपाल, रामपाल, कौन पाल वंश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ए बी सी डी में से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पर आपका जो मदन पाल है वो पाल वंश से नहीं संबंधित है। मदन पाल कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित थे, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे कभी पूछे कि गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्र देव ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है क्लास? अच्छा क्लास, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज दी गई है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, मध्यकालीन भारत में की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष किससे से रिलेटेड था? कन्नौज पे अधिकार से रिलेटेड था। ठीक है, और इस संघर्ष में कौन कौन शामिल था, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो कन्नौज पर अधिकार को लेकर था। और इस संघर्ष में कौन कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश, बंगाल के पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, ये चीज परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश थे। प्रतिहार नरेश मिहिरभोज ने कृष्ण तृतीय एवं नारायण पाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उसे अपनी राजधानी बना ली थी। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा कि प्रतिहार नरेश जो मिहिरभोज थे, उन्होंने कृष्ण तृतीय एवं नारायण पाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। यहां से भी प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को डिस्कस किया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बात की गई है। यह घटना तब होती है जब आपतन कोण एक निश्चित सीमा कोण से बड़ा होता है, जिसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यह फिनोमिना तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका एक्सीड कर जाता है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है,
दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पर प्रकाश किरणों का कई पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराकर लंबे एवं घुमावदार रास्ते से पार संचालित की जा सकती है। लाइट रेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग एंड कर्व्ड पाथ बाय अंडरगोइंग द मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों ही जो आपको दिए गए हैं ऑप्शन वो बिल्कुल सही है क्लास। जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में हम किस फिनोमिना का यूज करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का फिनोमिना का यूज होता है कहां पर? ऑप्टिकल फाइबर में। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है और सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात की गई है 17 क्वेश्चन में और पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है वो किस तरीके के पॉल्यूशन को रोकने के लिए प्रयोग में आता है? साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या फिर रेडिएशन पॉल्यूशन? तो यहाँ पर जल्दी से बताइए आपका उत्तर क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है ना क्लास, जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर फिट कर दिया जाता है। तो वो क्या करता है, जो फाइन पार्टिकल है जैसे डस्ट, स्मोक, ठीक है, उनको जो भी गैस इंडस्ट्री से बाहर निकल रही है, कोई भी गैस इंडस्ट्री से बाहर निकल रही है तो वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पास होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रेसिपिटेटर डस्ट को, स्मोक को, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको इन्वायरमेंट में रिलीज होने से रोक देता है। ठीक है, मतलब छान देता है एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहां पर ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 प्रश्न। ये तो अभी हमने डिस्कस किया है, पैरासिटिज्म की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका गलत है। इसमें आपका एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को हार्म होगा। अगला 19 प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्र भारत संघ की तुलना में अधिक व्यापक है। दूसरा दिया गया है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है देन यूनियन ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्र भारत संघ की तुलना में ज्यादा अधिक व्यापक है। ये बिल्कुल सही है। क्यों? जब हम बात करते हैं केवल राज्य, जब हम बात करते हैं देखिए भारत के संघ की, तो इसमें खाली राज्य शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम भारत के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें राज्य भी शामिल होते हैं, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं। इसी वजह से क्षेत्र शब्द जो है वो अधिक व्यापक है। ठीक है, समझ में आया? भारत का क्षेत्र भारत के संघ की तुलना में अधिक व्यापक है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जब हम भारत का क्षेत्र बोलेंगे तो यहाँ पर आपके जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सब शामिल है, लेकिन भारत के संघ में खाली स्टेट्स आपके शामिल है। ये चीज, और हमने यूनियन ऑफ इंडिया की ही बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन करता है, जिसमें भारत एक राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ कहा गया है। और यह प्रावधान दो चीजों से संबंधित है, एक देश का नाम दिया गया है इसमें, और यहाँ पे किस तरीके का राजनीति है उसको प्रकार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन ग्रुप ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? दोनों ही बिल्कुल सही है। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी आपका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा शहरों की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के नगरों में किलेबंदी, सुनियोजित सड़कें, गलियां और नालियां पाई जाती थी। देखिए, हम मानते हैं कि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था। वहां पे वेल ड्रेनेज था, स्ट्रीट्स आपकी अच्छी थी। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम था, सब था। ठीक है, किलेबंदी थी, सुनियोजित सड़कें थी, गलियां थी, नालियां सब मिलती है। हड़प्पा वासी निर्माण के लिए केवल पत्थरों का उपयोग करते थे। आप बताइए, ये आपका सही है कि गलत है? तो अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखेंगे तो घरों के निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और नालियों के निर्माण के लिए पके हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जो घर होते थे वो 1 मंजिल 2 मंजिल के भी हुआ करते थे। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पके हुए ईंटें भी यहाँ पर मिलती है। 21वां प्रश्न हम देखते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के संदर्भ में
असत्य युग चुने। तो चलिए बताइए, देखिए क्या है। गोप्ता, राजा, दुहिता, पुत्री, वाय, हलवाहा, कुलिया, बड़ी नहर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बोला गया है कि कौन सा फॉल्स है। तो राजा को हम गोप्ता कहते थे वैदिक काल में, ये बिल्कुल सही है। पुत्री के लिए दुहिता, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम कुलिया देखेंगे। तो कुलिया मतलब क्या होता था क्लास? बड़ी नहर, ये भी सही है। लेकिन हलवाहा के लिए वाय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। हलवाहा के लिए किवाश शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। वाय मतलब क्या होता था? वाय मतलब जुलाहा होता था। समझ में आया? जुलाहा मतलब वाय, और हलवाहा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? किवास, किवासा नहीं, किवास शब्द का। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समाजवादी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है। यहाँ पर दिया गया पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ विमेन एंड मेन। राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। और तीसरा आपको दिया गया है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो यहाँ पर आपका जो तीनों ही दिया गया है वो सोशलिज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी बिल्कुल सही उत्तर है क्लास। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में माना जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संविधान का संघीय चरित्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। बेसिक स्ट्रक्चर में हम सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि हमारा संविधान जो है वो सर्वोच्च रहेगा, बिल्कुल सही है। हम अपने प्रीएम्बल को देखते हैं तो उसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है, एकदम सही है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा की बात होती है, बिल्कुल सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी बात हमने की है, बिल्कुल सही है। ये चारों बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा क्लास। चलिए अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म डंकन जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होता है? तो डंकन जल संधि किसको किसको अलग करती है? उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान को, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान को, लिटिल अंडमान और निकोबार को, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? जो डंकन पास है वो अलग करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, ठीक है। तो उत्तर आपका कौन सा सही है? डी सही। यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्लास, ये क्या है? डंकन पास है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? साउथ अंडमान दिख रहा है। इधर क्या दिख रहा है? लिटिल अंडमान दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, कभी परीक्षा में पूछेगा अरेंज करने को, तो सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल है, फिर साउथ अंडमान है और नीचे सबसे लिटिल अंडमान है, ठीक है। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे देगा? लिटिल अंडमान के बाद साउथ अंडमान दे देगा। तो आप याद रखिएगा कि नहीं, पहले अगर हम नॉर्थ टू साउथ अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर आपका तीसरे नंबर पे साउथ अंडमान है और चौथे नंबर पे सबसे साउथ में लिटिल अंडमान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किन संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध मूल कर्तव्यों से है? फंडामेंटल ड्यूटीज से किनका संबंध है? तो जल्दी से बता दीजिए। 42, 44, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसका संबंध है? तो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी, ये पता है ना। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। कितने फंडामेंटल राइट्स थे उस समय? 10 फंडामेंटल राइट्स थे। किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे,
पता होना चाहिए ये सारे पॉइंट्स। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा एक और संविधान संशोधन को संविधान संशोधन द्वारा 86 संविधान संशोधन द्वारा एक और फंडामेंटल राइट्स को हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। और अब टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो यहां पर 42 और 86 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्यों से, 42 नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका, सॉरी ए नहीं क्लास, कौन सा उत्तर हो जाएगा? आपका उत्तर बी हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए प्रश्न कैसे बन सकता है। 51A में हम किसकी बात करते हैं? हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 10+1 क्यों? इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है और एक फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा किया। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कमिटीज कौन थी? किनके रिकमेंडेशन पे हमने मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा? जल्दी बताओ। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सब रटा होना चाहिए। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, बहुत ही आसान है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में कहां से ली गई है? फ्रांस, कनाडा, यूएसएसआर या फिर ब्रिटेन से? तो बताओ कहां से ली गई है? कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है ये। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, ये आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये भी एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। वैसे भी याद होना चाहिए, परीक्षा के लिए भी याद होना चाहिए। अगला हम देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न को देखिए। स्पीड टेस्ट तो नहीं हो रही है क्लास, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूँ। यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको औषधि दी गई है, दूसरी तरफ आपको वनस्पति शोध दिए गए हैं। एट्रोपिन, पपेन, मेंथॉल और सिनकोवा। चलिए बताइए। एट्रोपिन की बात करते हैं तो ये इसका सोर्स प्लांट कौन सा है? तो बेलाडोना। बेलाडोना दर्द में दी जाती है। होम्योपैथिक में भी एक बेलाडोना आती है दवाई, उसको आप खाओ तो उससे दर्द में थोड़ा आराम होता है। तो ए का सेकंड एक ही जगह दिया गया। वेरी गुड। पपेन तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, पपीता से लिया गया। बी का थर्ड एक जगह दिया गया। मेंथॉल की बात करेंगे तो मेंथॉल जो है वो मेंथा से लिया गया है, ये भी नाम से क्लियर है। सी का फोर्थ, देखो बी का थर्ड और सी का फोर्थ तो नाम ही से क्लियर था, तो 2 ऑप्शन पे आपको आ जाते आप लोग, ए और सी में। सिनकोवा की बात करेंगे तो कोनैन से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का फर्स्ट, आपका सही उत्तर सी है। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखिए। मुद्रा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और यहाँ पर इस क्वेश्चन में अभी भी गलत है। ये मृदा है, ठीक है, ये मिट्टी की बात की गई है। ठीक है, मुद्रा ने मिट्टी की बात, ये हमने आपसे डिस्कस भी किया है। ये प्रश्न, ठंडी जलवायु में ह्यूमस जमा हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है। अब सॉइल फॉर्मेशन की बात हो रही है तो सॉइल फॉर्मेशन कई तरीकों से हो सकती है, मानोगे ना ये बात? तो पहला लिखा है कि ठंडी जलवायु में ह्यूमस जमा हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है। मिट्टी के निर्माण में मूल सामग्री एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। खड़ी ढलानों पर मिट्टी पतली और समतल ऊपरी क्षेत्रों में मोटी होती है। वर्षा मिट्टी को नमी प्रदान करती है जो रासायनिक और जैविक गतिविधियों को संभव बनाती है। एकदम सही है। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम क्लास, यहाँ पर सबसे आसान प्रश्न, सबसे आसान ऑप्शन कौन सा दिया गया? 1, 2, 3, 4। देखो चौथे ऑप्शन को जरा, यहाँ पे कहाँ पे गया? ये रहा। वर्षा मिट्टी को नमी प्रदान करती, हाँ, रेनफॉल के थ्रू मिट्टी को नमी प्रदान होती है जो रासायनिक और जैविक गतिविधियों को संभव बनाती है। एकदम सही है, चौथा बिल्कुल सही है। चौथा एक ही ऑप्शन में दिया गया है, डी में दिया गया, तुरंत डी को टिक लगा दो। देखो ऐसा आपकी परीक्षा में भी होता है 1-2 बार। ठीक है, कि क्या होता है कि अगर आपने एक पॉइंट को पकड़ लिया ना, एक ऑप्शन को, तो फिर आप सही आंसर पे आ जाते हो। तो यही चीज आपको मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस में सीखनी है कि हमको नहीं भी आता। अब यहाँ पर तो मैं आपको थोड़ा सा आंसर जल्दी बता देती हूँ क्योंकि हम लोग क्लास लेते हैं, लेकिन जब आप आराम से, आप बिना किसी की क्लास देखे आप आराम से पेपर सॉल्व करते हैं खुद बैठ के 1-2 घंटे, तो उस समय आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा समय देके देख सकते हैं कि अगर मुझे 1-2 पॉइंट भी पता है तो क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूं या कर सकती हूं कि नहीं। ये चीज, तो ये चीज आप कैसे सीखेंगे? जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए खूब मॉक टेस्ट लगाइए आप लोग। चलिए
28वां प्रश्न, किताबुल हिंद किस विदेश यात्री से रिलेटेड है? बहुत ही आसान है, बता दीजिए, अल बरूनी से। ए आपका सही उत्तर है। 29 देखते हैं। अलवर की बात की गई है यहाँ पर। वे भगवान शिव और उनके अवतारों के उपासक थे। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। मध्ययुगीन काल में कोई महिला अलवार संत नहीं थी। तो यहाँ पर तो आपका ये बिल्कुल गलत है कि मध्यकालीन युग में कोई भी महिला अलवार संत नहीं थी। ठीक है, थर्ड आपका बिल्कुल गलत है, तो इसको जल्दी से एलिमिनेट करिए। ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए, अलवार जो थे वो भगवान शिव को उनके अवतार के उपासक थे, बताइए। नहीं, वो विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के। तो पहला भी कट गया। तो अगर ये तो सबसे आसान ऑप्शन था कि अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे, ना कि शिव के। अगर पहला आपको पता चल गया गलत है, तो जहां जहां पहला दिया उसको कैंसिल करो। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। एक ही बचा बी। बी आपका सही उत्तर हो गया। ऐसे ही परीक्षा में भी किया करो। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोहियों ने बॉम्बे से एक गुप्त रेडियो प्रसारण प्रणाली स्थापित की थी। अरुणा आसफ अली के द्वारा गुप्त रेडियो संचालन किया जा रहा था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है भारत छोड़ो आंदोलन की एक अन्य, यहाँ पर जो वो था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक जो कथन दिया गया, विद्रोहियों ने बॉम्बे से एक गुप्त रेडियो प्रसारण प्रणाली स्थापित की थी, ये बिल्कुल सही। लेकिन ये जो गुप्त रेडियो संचालन के पीछे अरुणा आसफ अली का योगदान नहीं था, यहाँ पर किसका योगदान था? उषा मेहता का योगदान था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपका सही कौन सा बचा? केवल एक। ए आपका सही हो गया। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई? अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन? कौशल कुंवर, ठीक है, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, पट्टी, श्रीरामुलु, सेनापति बापती। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एकमात्र जो शहीद थे वो थे कौशल कुंवर। ठीक है, पहला आपका सही है। गांधी जी ने डैश को प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था, कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, और किस दिन दिया था? 8 अगस्त 1942 को। थर्ड सही है। ठीक है, किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यूसुफ मेहर अली ने, या फिर अरुणा आसफ अली ने? तो यहाँ पर भारत छोड़ो जो ये शब्द है उसको प्रतिपादित किया था यूसुफ मेहर अली ने। तीसरा आपका सही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों के साथ आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे जैसे परीक्षा आएगी क्या होगा? घबराहट होगी, घबराहट बढ़ेगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आज ही हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। सब चिंताओं को छोड़ के कहो कि अभी तक तैयारी की है तो अभी ये पेपर दूंगा मैं, पेपर दूंगी मैं। सारी चिंता, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, दोस्त लोग बहुत आगे बढ़ गया, मैं बहुत पीछे पड़ गया हूं, इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, सारी चिंताओं को इस समय त्याग दो। अभी बस आपको कर्म करना है, पढ़ाई करनी है। मैं सच बता रही हूँ क्लास। जिस दिन प्रीलिम्स दे के आना, अभी तक पढ़ो, जिस दिन प्रीलिम्स दे के आना और आप अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छा होगा। उस दिन फिर आगे का डिसाइड करना कि अब क्या करना है। ठीक है, और जिस दिन प्रीलिम्स आप बहुत अच्छा देके आओगे उस दिन आपको खुद ही किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद मेंस की तैयारी में जुट जाओगे। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, हमारे दोस्त लोग बहुत आगे बढ़ गए। सारे जितने भी लोग तैयारी करते हैं सबके साथ, चाहे वो टॉपर हो, उनसे भी आप पूछेंगे। एक समय उनकी भी लाइफ में ऐसा होता था टॉपर्स के कि वो सोचते थे अब क्या होगा अगर अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करेंगे, घर पे सबको क्या मुंह दिखाएंगे। कुछ नहीं, इस समय बस आपको पढ़ना, इन सब चीजों से भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, पढ़िए, बार बार चीजों को रिवाइज करिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पीएचडी करने बैठ जाइए किसी टॉपिक पे, वो करने की गलती बिल्कुल मत करिए।
आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बार बार चीजों को रिवाइज करिए, ठीक है। और जहां पर गलती रिपीट हो रही है उसको अपने बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, ठीक है क्लास। और आशा करती हूं आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब मंगलमय।